तीन प्रकार होते हैं। अभिक्रिया वेग के तीन प्रकार होते हैं। पहला आता है अपना औसत अभिक्रिया वेग, दूसरा होता है अपना जिसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है अपना तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा प्रकार होता है अपने पास में प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, मीन्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास में तीन प्रकार के अभिक्रिया वेग होते हैं। पहला होता है अपना औसत अभिक्रिया वेग, दूसरा होता है अपना तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और तीसरा होता है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। जैसे इसको अपन कैसे समझे, जैसे अपन घर से कॉलेज के लिए निकले तो कॉलेज से घर आने में या घर से कॉलेज आने में जो टोटल समय लगेगा वो एक अंतराल में होगा कि तुम्हें कॉलेज से घर जाने या घर से कॉलेज आने में 30 मिनट लगते हैं, मतलब आधा घंटा लगता है कॉलेज से घर या घर से कॉलेज जाने में। तो 30 मिनट में जो तुम्हारी ओवरऑल स्पीड रही होगी बस की, कार की, स्कूटी की या पैदल जो भी रही होगी वो औसत अभिक्रिया वेग में आएगी, क्योंकि वो तुम्हारे 30 मिनट में जैसे कॉलेज से बाहर निकले तो तुम्हारी गति थोड़ी स्लो थी, बाइक, स्कूटी या बस में बैठे तो तुम्हारी गति धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, फिर तुम्हारे कहीं स्टॉप आ गया, रेड लाइट आ गई तो तुम्हारी गति फिर से कम हुई। तो वहाँ पर अगर औसत अभिक्रिया की वेग की बात करूँ तो ये पूरी तुम्हारी जर्नी के दौरान, मतलब घर से कॉलेज, मेहता कॉलेज और मेहता कॉलेज से घर तक की जो जर्नी थी उसमें टोटल तुम्हारी स्पीड क्या रही, पूरे 30 मिनट में वो औसत आएगी। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, मतलब तुम्हारे को किसी भी टाइम पूछा गया कि तुम्हारा अभी वेग क्या है, मतलब तुम बस में बैठे हो तो बस में तुम्हारे पास फोन आए कि अभी अभिक्रिया वेग कितना है, तुम्हारी चाल कितनी है, तो तुम सीधा स्पीडोमीटर में देखोगे, बस के में बता दोगे भी 60 पे चल रहा है। या तुम स्कूटी से जा रहे हो तो अपना सीधा डायल देखोगे कि अपना वेग कितना है, 40-50। तो वो उस क्षण पर, मतलब एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया वेग होता है तात्क्षणिक। प्रारंभिक मतलब तुम घर से निकलते ही तुम्हारा वेग क्या रहा और कॉलेज से निकलते ही तुम्हारा वेग क्या रहा, वो होता है अपना प्रारंभिक वेग, जिसको बोलते हैं इनिशियल वेग। मतलब ये एक टाइम इंटरवल में होगा, ये एक फिक्स क्षण पर होगा और ये शुरुआत में, मतलब अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ये वेग होगा। तो ये अपने पास में तीन प्रकार के वेग होते हैं, इनकी भी अपन एक 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले अपन लेंगे औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग, यदि किसी निश्चित समय अंतराल में हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के में आए परिवर्तन को अध्ययन करें, मतलब एक निश्चित अंतराल ले लिया कि 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, और उस निश्चित अंतराल में हम अगर सांद्रताओं में परिवर्तन का अध्ययन करें तो वो किसके अंतर्गत आता है, औसत अभिक्रिया वेग के अंतर्गत आता है। मतलब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन को एक समय अंतराल में अध्ययन किया जाए तो प्राप्त अभिक्रिया वेग औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम एक टाइम इंटरवल में स्टडी करें उसके वेग को, तो अपना जो वेग प्राप्त होगा वो क्या आएगा, अपना औसत अभिक्रिया वेग आएगा। माना अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन डेल्टा C है तथा इसमें डेल्टा T समय लगता है। यदि उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C है और इसमें अपन को डेल्टा T समय लगता है, तो अपने पास में औसत अभिक्रिया वेग क्या आ जाएगा, अपना टॉपिक चल रहा था औसत अभिक्रिया वेग। तो अपने पास में अगर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C और डेल्टा T है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, औसत अभिक्रिया वेग, जिसको अपन R एवरेज से भी बता सकते हैं। R एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा C, सांद्रता परिवर्तन उसमें लगा समय तथा प्लस माइनस। देखो कभी भी अपन कहते हैं कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब चाल का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसी चीज़ में यहाँ पर जो अपने पास में अभिक्रिया वेग है, ये भी एक तरह की चाल है, मतलब अभिक्रिया होने की गति। तो इसका भी कभी मान ऋणात्मक नहीं आ सकता है। इसके लिए अपन ने प्लस और माइनस लगाया है। मतलब अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, अतः डेल्टा C क्या आएगा, अपना ऋणात्मक आएगा, अपना ऋणात्मक आएगा। मतलब जो डेल्टा C है इसका मान समय के साथ कम होता जाएगा, तो अपने पास में ऋणात्मक आएगा। तो ये अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब टाइम T2 पर सांद्रता C2, टाइम T1 पर सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, समय के साथ घट जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती है, तो घटेगी तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। और अगर इसका ऋणात्मक आएगा तो एवरेज को अपन क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, जो कि हो नहीं सकता। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए अपन पहले ही क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। मतलब अगर अभिकारक के रूप में अपन को वेग लिखना पड़े, अभिकारक के रूप में औसत वेग अपन कैसे लिखेंगे, R एवरेज, पहले अपन लगाएंगे माइनस,
क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी तो ये वैल्यू अपन को ऋण मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी, तो अपन पहले से ही क्या लगा देंगे माइनस, ताकि वो माइनस और माइनस प्लस हो जाए। और अगर अपन उत्पाद के रूप में लिखते हैं में वेग कैसे लिखेंगे, आर एवरेज इक्वल्स टू प्लस डेल सी बाय डेल टी। मतलब यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि समय तो हमेशा बढ़ता ही जाता है। कंसंट्रेशन यहाँ उत्पाद के रूप में बढ़ेगी तो प्लस आएगा, तो अपन क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस। लेकिन अगर अपन को अभिकारक के रूप में लिखना है अभिक्रिया वेग तो अपन को माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसा होता है। अब अपन एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम प्लॉट करेंगे सांद्रता वर्सेस समय ग्राफ। मीन्स यहां पर लेंगे अभिकारक इधर लेंगे उत्पाद। अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें एक तरफ रहेगी अपनी सांद्रता, एक अक्ष पे रहेगी सांद्रता और दूसरे पे रहेगा समय। इस पर भी ऐसे ही अपन करेंगे, एक अक्ष पे रहेगी अपनी सांद्रता और दूसरे पे रहेगा अपना समय। अब देखो अभिकारक की सांद्रता रिएक्शन शुरू होने पे पहले मैक्सिमम रहेगी, मतलब उसका अधिकतम मान रहेगा। तो माना T0 पर, यहाँ पर T0 है, T0 पर अभिकारक की सांद्रता मैक्सिमम रहेगी। जैसे जैसे समय स्टार्ट होगा, मतलब रिएक्शन अभिक्रिया शुरू होगी, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती रहेगी और ऐसे हो जाएगी। मतलब शुरू में जो सांद्रता परिवर्तन होगा बहुत तीव्र होगा, उसके बाद जो सांद्रता परिवर्तन होगा वो थोड़ा स्लो होता जाएगा। अगर मैं उत्पाद की बात करूं तो इसकी सांद्रता देखो T बराबर 0 पर जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो उत्पाद कितना रहेगा अपने पास में, 0 रहेगा। मतलब जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद की कोई मात्रा नहीं है तो 0 है। जैसे ही अभिक्रिया शुरू होगी उत्पाद की कुछ मात्रा बनेगी और ये भी एक टाइम पे आके ऐसे हो जाएगा ग्राफ। मतलब अपने पास में अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती जाती है। तो अपन एवरेज के फॉर्मूले में जब अभिकारक की बात होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सांद्रता धीरे धीरे घटती जा रही है, तो वहाँ पर अपन माइनस लगा देंगे। और अगर उत्पाद के टर्म में बात करेंगे अपन अभिक्रिया वेग को तो वहाँ पर अपन पॉजिटिव लगा देंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो अपन को ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आर एवरेज में कब तो माइनस लिखना है और आर एवरेज में कब प्लस लिखना है, क्योंकि जो सांद्रता परिवर्तन रहेगा वो इसके लिए किसके लिए, अभिकारक के लिए ऋणात्मक आएगा, तो अभिकारक के लिए अपन को नेगेटिव लगाना है और उत्पाद के लिए अपन को पॉजिटिव लगाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी औसत वेग का सूत्र लिख रहे हो तब हमेशा नेगेटिव अभिकारक के लिए आएगा और उत्पाद के लिए क्या आएगा अपने पास में, पॉजिटिव आएगा। अपन एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखते हैं कि अभिक्रिया वेग को कैसे लिखा जाएगा। देखो माना एक रिएक्शन है जिसमें R एक रिएक्टेंट है और P एक प्रोडक्ट, मतलब R अभिकारक और P अपने पास में उत्पाद है। तो अपन को औसत वेग लिखना है, तो अपन लिखेंगे अभिकारक के रूप में R एवरेज इक्वल्स टू, अभिकारक आते ही अपन को पहले क्या लगाना, माइनस, फिर डेल्टा मतलब परिवर्तन किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में और समय में परिवर्तन। ये किसके रूप में आ गया औसत वेग, अभिकारक के रूप में। अगर अपन को लिखना है उत्पाद के रूप में
तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आर एवरेज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब जो समय में अंतराल है वो, और प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हो गया अपना औसत वेग। अगर तुमको अभिकारक में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, उत्पाद में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गुणांक है वो 1 1 है। तो यहाँ पर अपन को कोई भी स्टाइकियोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 1 होगा तो अपन ऐसे ही लिख देंगे। तो अपन इसको, चूंकि ये जितना कम होगा उतना ही ये बढ़ेगा और ये जितना बढ़ेगा उतना कम होगा, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल आर बाई डेल टी इक्वल्स टू पॉजिटिव डेल पी पाई डेल टी। मतलब अपन को अगर इसकी वैल्यू दे दी और इसकी पूछे तो अपन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना परिवर्तन होगा उसमें ही इतना परिवर्तन होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से लूँ, अगर मान लो t बराबर 0 पर इसके 10 मोल पर लीटर थे, तो t बराबर 0 पर प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। t बराबर 10 मिनट पर इसके 5 मोल पर लीटर बचे, तो इसके कितने बन जाएंगे? 5 मोल पर लीटर इसके बन जाएंगे, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना ही ये बनेगा। तो t बराबर 0 पर 10 मोल पर लीटर था तो 0 था, t बराबर 10 मिनट पे 5 मोल पर लीटर था तो अपने पास है 5 मोल पर लीटर, ये बन गया। अब मैं अभिकारक के रूप में अगर एवरेज निकालना चाहूँ तो बराबर क्या लिखूंगा मैं? माइनस अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन। देखो 10 से 5 आ गई, 10 मिनट में 10 से 5 आ गए, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना है? 10 माइनस 0। कितनी वैल्यू आई अपने पास में? यहाँ से 5/10 और यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ नेगेटिव, तो अपने पास में क्या आ गया? 1/2 पॉजिटिव आ गया, मतलब 0.5 वैल्यू आ गई। अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म में बात करूँ तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की सांद्रता परिवर्तन पहले 0 थी फिर 5 हुई, मतलब 5 माइनस 0 पॉजिटिव बाहर है और 10 माइनस 0 ये टाइम में परिवर्तन आया। तो यहाँ से भी क्या आया? 5/10 या 1/2 और 0.5। मीन्स देखो दोनों में वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है अपने पास में। मतलब तुम या तो रिएक्टेंट की टर्म में बात करो या प्रोडक्ट की, अपने पास में ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला लागू होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी आएगी और इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? औसत वेग के बराबर आएगी। तो अपने पास में देख सकते हो ये 0.5 आई, ये 0.5 आई, मतलब जो औसत वेग है ये दोनों का क्या आया है? बराबर आया है। तो इस प्रकार औसत वेग निकालते हैं। नेक्स्ट अपन और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जिसमें अब स्टाइकियोमेट्री को अपन लाते हैं। जैसे माना कि एक केमिकल रिएक्शन है 2A + B गिव्स C, मतलब A के 2 मॉलिक्यूल B का 1 मॉलिक्यूल अभिक्रिया करके C का 1 मॉलिक्यूल देता है। तो इसका अपन को अगर औसत वेग लिखना पड़ेगा तो अपन लिखेंगे R एवरेज इक्वल्स टू, देखो माइनस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिखोगे तो माइनस। अब देखो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको 1 के नीचे लिख देते हैं, मतलब जितना भी होता है उसको 1/ कर देते हैं। तो -1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ A डेल T इक्वल्स टू, ये भी एक तरह का अभिकारक है जिसका स्टाइकियोमेट्री क्या है? 1 है। तो अपन लिखेंगे -1/1 डेल B बाय डेल T। यहाँ पर ये प्रोडक्ट और इसका स्टाइकियोमेट्री भी 1 है, तो अपन लिखेंगे +1/1 डेल C अपॉन डेल T। मतलब अपने पास में R एवरेज क्या आ जाएगा? -1/2 डेल A बाई डेल T इक्वल्स टू, यहाँ देखो 1/1 1 माइनस डेल B बाई डेल T, और यहाँ क्या आ जाएगा? वही 1/1 प्लस डेल C बाई डेल T। मतलब
अगर अपने किसी भी अभिक्रिया के दौरान स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहे हैं तो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 2 है तो 1/2, 3 होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4 कर देंगे। ऐसा करके ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या देगी, अपन को औसत वेग देगी। मतलब औसत वेग निकालने के लिए पहले अपन को सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे कि कितना हो रहा है, फिर उसमें समय का भाग लगाएंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें उसके स्टाइकियोमेट्री से भी भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अपन तीनों टर्म में क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। मतलब अपन को या तो ये वैल्यू दे दो तो इससे भी निकाल सकते हो, इनमें परिवर्तन दे दोगे तो इससे वैल्यू निकाल सकते हो, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दे दो तो इससे भी अपन क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होता है अपना औसत वेग। थैंक यू।